अगर आपको डायबिटीज है तो लोग हमेशा बोलेंगे चावल मत खाओ, रोटी बंद करो, आलू छोड़ दो। पर क्या डाइट चेंज करना इतना इजी और प्रैक्टिकल है? हाय, मैं हूँ डॉक्टर आरती शर्मा और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि डाइट चेंज किए बिना आप कैसे अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो पहले एक चीज याद रखो कि राइस और रोटी आपके दुश्मन नहीं है और ना ही आपके दुश्मन है उसके अंदर के कार्ब्स। प्रॉब्लम ये है कि आप उसको गलत तरीके से खा रहे हो। यूजुअली हम इंडियंस राइस को पका के उसको इमीडिएटली खा लेते हैं और डायबिटीज और प्री डायबिटिक में ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि राइस और ज्यादातर स्टार्च वाले फूड्स जैसे कि ब्रेड, रोटी और आलू जब आपके पेट पे डाइजेस्ट होता है तो बहुत सारा ग्लूकोज एकदम से रिलीज होता है। ये ग्लूकोज आपके ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ा देता है और ये जब बार बार होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से शरीर में दूसरी बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं और लंबे समय तक इसको इग्नोर करने से ये न्यूरोपैथी जैसे सिम्टम्स तक पहुंच सकता है। डायबिटीज की वजह से रेटिनोपैथी भी हो सकता है, जिसमें आपकी आंखों का रेटिना डैमेज हो जाता है और धीरे धीरे आपकी नजर कमजोर हो सकती है। और हार्ट डिजीज तो डायबिटीज का एक कोमॉर्बिडिटी है, जिससे आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए रेगुलरली अपना फास्टिंग शुगर चेक करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस फास्टिंग शुगर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप राइस कंप्लीटली बंद कर दो। पर आज मैं आपको एक सिंपल हैक बताऊंगी टू ईट राइस इन द करेक्ट वे। राइस को पकाने के बाद ही तुरंत मत खाओ, उसको फ्रिज में रख के ठंडा करो, फिर रीहीट करने के बाद खाओ। नाउ अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया, जब आप फ्रेशली कुक्ड व्हाइट राइस को लगभग 24 घंटे के लिए 4 डिग्री पर फ्रिज में रखते हो और फिर उसे रीहीट करते हो तो उसका रेजिस्टेंट स्टार्च कंटेंट फ्रेशली कुक्ड राइस के कंपैरिजन में लगभग 2.5 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाता है। इस स्टडी में देखा गया है कि फ्रेशली कुक्ड राइस में रेजिस्टेंट स्टार्च अराउंड 0.64 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स होता है, जबकि कूल्ड देन रीहीटेड राइस में ये बढ़ के 1.6 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स हो जाता है। इस रेजिस्टेंट स्टार्च के इंक्रीज की वजह से रीहीटेड राइस खाने पर ब्लड शुगर स्पाइक कंपैरेटिवली कम होते हैं, जबकि फ्रेशली कुक्ड राइस ज्यादा तेजी से ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय फ्रंटियर इन न्यूट्रिशन, टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को जब नेचुरली हाई रेजिस्टेंट स्टार्च दिया गया तो ब्लड शुगर नोटिसेबली कम था कंपेयर टू ऑर्डिनरी राइस। पर ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि कूलिंग के दौरान राइस एक क्रिस्टलाइन फॉर्म बना लेता है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। इसको बोलते हैं स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन और इससे स्टार्च स्लोली डाइजेस्ट होता है और फाइनली आपकी बॉडी में पोस्ट मील ग्लूकोज रिलीज ज्यादा स्लो होता है और ब्लड शुगर का स्पाइक कम हो जाता है। और ये स्टार्च जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तब आपके गट बैक्टीरिया इसे फर्मेंट करते हैं और फर्मेंटेशन से बनता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जैसे कि ब्यूटायरेट, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और कोलोन के लाइनिंग को न्यूट्रिशन देते हैं। अब आपको पता चल गया है कि चावल में रेजिस्टेंट स्टार्च की क्वांटिटी कैसे बढ़ानी है। हमारे आसपास ही ऐसे और भी बहुत सारे नेचुरली रेजिस्टेंट स्टार्च रिच फूड्स हैं, जैसे कि राजमा, छोले, मटर और ओट्स। इन चीजों को ऐड करके आप अपनी डाइट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट स्टार्च ऐड कर सकते हो। पेयरिंग या कंबाइनिंग फूड चेंजेस द वे योर बॉडी हैंडल्स ग्लूकोज और यही प्रिंसिपल डॉक्टर्स यूज करते हैं डायबिटीज के लिए मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी में, जैसे कि कार्ब्स के साथ प्रोटीन और हेल्दी फैट्स ऐड करना जरूरी है, क्योंकि ये डाइजेशन को स्लो कर देते हैं और ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में तेजी से जाने नहीं देते। फैट्स और प्रोटीन्स गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को भी स्लो करते हैं, जिससे कि कार्ब्स ज्यादा स्टेडीली रिलीज होता है और शार्प ब्लड शुगर स्पाइक्स कम होते हैं। इसलिए आइडियल मील वो होता है जहां कार्ब्स को प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स के साथ खाया जाए, ना कि अकेले। आप अपने मील्स में एसिडिक फूड को भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि नींबू और दही। एसिड वाली चीजें भी स्टार्च के ब्रेकडाउन को स्लो करती हैं और पोस्ट मील ग्लूकोज स्पाइक्स को रिड्यूस करती हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फूड पेयरिंग। पर राइस आप किस चीज के साथ खा रहे हो, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस चीज के बाद क्या खा रहे हो। आप राइस और दाल से खाना स्टार्ट करते हो, जिससे बॉडी को मिलता है वो शार्प ग्लूकोज पीक। ये है ग्लूकोज कर्व जब आप पहले राइस खाते हो और ये है सेम कर्व जब आप पहले प्रोटीन और वेजिटेबल्स खाते हो और फिर राइस। अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ वेल कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज, टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में जब प्रोटीन और वेजिटेबल्स को कार्ब से पहले खाया गया तो पोस्ट मील ग्लूकोज और इंसुलिन स्पाइक्स दोनों काफी कम और कंट्रोल्ड रहा, कंपेयर्ड विद मील्स जहां कार्ब्स वर ईटन फर्स्ट।
ये रेस्टोरेंट सिचुएशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है जहां ब्रेड या नाचोस को पहले सर्व किया जाता है। तो पहले अपना सैलेड और प्रोटीन खाओ, फिर ब्रेड या नाचोस। अगर आप फूड ऑर्डर और पेयरिंग फॉलो कर रहे हो, उसके बाद डायबिटीज प्रिवेंट करने का नेक्स्ट सिंपल स्ट्रेटेजी है कि मील के बाद मूव करो। अगर आप खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करो तो मसल ब्लड से ग्लूकोज को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करते हैं, इसलिए पोस्ट मील ग्लूकोज स्पाइक नेचुरली कम होता है। शॉर्ट वॉक ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों लेवल्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं और ये खाना खाने के बाद का जो 30 to 90 मिनट्स के विंडो होता है उसमें ज्यादा इफेक्टिव होता है। मील टाइमिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इन डायबिटीज प्रिवेंशन। रात को लेट मील और बेड टाइम के बीच बहुत कम गैप होने से इंसुलिन सेंसिटिविटी नेचुरली लो होती है, जिससे शुगर स्पाइक ज्यादा होते हैं। इसलिए डिनर आइडियली बेड टाइम से 3 घंटे पहले फिनिश करना बेटर है। ये हैबिट सर्कैडियन रिदम के हिसाब से इंसुलिन रिस्पॉन्स को सपोर्ट करता है। One thing I want to clarify here, अगर आपको पोलियूरिया, ब्लड विजन, एक्सट्रीम फैटिग या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं और ब्लड रिपोर्ट में बार बार हाई शुगर आ रहा है, तो ये सीरियस मेडिकल साइन हो सकता है। ऐसे केसेस में इमरजेंसी मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी है, क्योंकि ये डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस के इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने से मत डरिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी डायबिटीज से बच सके। एंड स्टे क्यूरियस, स्टे हेल्दी एंड सब्सक्राइब टू स्क्रॉल हेल्दी।